everyone, welcome back to my channel. This is me Soumya and today we will discuss about अस्थमा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अस्थमा क्या होता है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं कि किस तरीके से अस्थमा जो है बॉडी में कॉज करता है। So firstly we will discuss about asthma. Asthma is a chronic, obstructive and reversible lung disease in which there is an inflammation and narrowing of a bronchial lumen and hyperactive response to certain stimuli characterized by a wheezing, coughing and chest tightness. तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, रिवर्सिबल लंग डिजीज़ है कि एक बार हो जाता है तो वो वापस से नॉर्मल पोजीशन पे भी आ जाता है, तो इसीलिए से वो बोलते हैं रिवर्सिबल लंग डिजीज़ इन विच देयर इन्फ्लामेशन। तो मेन रीज़न क्या है? इन्फ्लामेशन कॉज हो जाना। कहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है? इन्फ्लामेशन ये जो है पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें सबसे पहले यहाँ नोज है, माउथ, देन उसके बाद फेरिंग्स। तो नोज से जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो उस कंडीशन पे जो एयरवे अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो नोज, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद से लैरिंग्स, देन उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद से यहाँ पे दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, और उस लंग्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री में जो है क्या होता है, कुछ ब्रोंकाई होता है और ब्रोंक्यूल्स होते हैं और साथ में होता है एल्वोलाई, ठीक है। तो एल्वोलाई में क्या होगा? एल्वोलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 जो है बाहर की तरफ ले लेता है, ऑक्सीजन को जो है इनसाइड करता है। तो इसका काम होता है, यहाँ पे कुछ ब्लड कैपिलरीज लगी होती है जिसकी हेल्प से जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये होता है एल्वोलाई, ठीक है। तो अस्थमा कहाँ पे कॉज होता है? अस्थमा जो है बेसिकली यहाँ पे ब्रोंकस में और ब्रोंकाई में जो है यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, यहाँ पे इनकी स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग के साथ साथ जो है वहाँ की जो पाइप होती है नैरो हो जाता है, पतली हो जाती है, और एक्सेसिव म्यूकस जनरेट होता है, यानी कि म्यूकस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। तो उस कंडीशन पे जो है अस्थमा कॉज होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ यानी सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगती है। चेस्ट में टाइटनेस हो जाता है कफिंग की वजह से, या फिर विजिंग, यानी कि विजिंग का मतलब होता है जब अस्थमा कॉज होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा घरघराहट टाइप की आवाज़ आने लगती है, तो उसे बोलते हैं विजिंग। और साथ में जो है हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो होने लगता है और उसकी पाइप जो है नैरो हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हम अस्थमा। बेसिकली जो अस्थमा होता है 3 तरीके से प्रॉब्लम कॉज करता है। एक होता है एयरवे इन्फ्लामेशन, दूसरा होता है एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, थर्ड होता है मसल्स विद एयरवे कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम ब्रोंकोस्पाज बोलते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्री है उसके पाइप में, यानी कि ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स की जो पाइप है उसमें किसी भी तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाए या उसकी पाइप पे नैरो हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? अस्थमा कॉज हो जाएगा। तो ये इस पार्ट को हम लोग जूम करके यहाँ पे देखें तो ये नैरो एयरवे है, इसकी पाइप जो है नॉर्मल तरीके से चल रही है, म्यूकस जो है नॉर्मली सिक्रीट हो रहा है, और यहाँ पे जो है इनहेल एक्सहेल जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और अस्थमैटिक एयरवे में क्या होगा कि अंदर की जो ये पाइप है इसमें क्या होगा? हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जो है दिखेगा, और जो है ड्यूरिंग अस्थमैटिक अटैक, जब अस्थमा अटैक होता है तो उस कंडीशन पे जो है बहुत ज़्यादा जो उसकी पाइप होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ देखिए इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, इसका एरिया, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सिकुड़ के क्या होगा? छोटा हो जाएगा, तब सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगती है। तो इसी को बोलते हैं हम अस्थमा। तो अस्थमा के टाइम में जो है लोग बेसिकली इस टाइप का इन्हेलर यूज़ करते हैं ताकि जो है प्रॉपर एयरवे हो सके, जो डिफ़िकल्ट होती है ब्रीथिंग में वो चीज़ जो है प्रॉपर हो सके, तो इसे बोलते हैं इन्हेलर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका ये ब्रोंकल्स, इसको जो है हम लोग जूम करके देखें, उस पाइप, वहाँ की जो पाइप है उसको जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो गया आपका म्यूकस, ये हो गया म्यूकस, और ये हो गई सेल्स, और इसके अंदर का जो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लैमिना प्रोपिया, और इसे बोलते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फर्स्टली होता है म्यूकस, देन होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और इसी के अंदर होते हैं गॉबलेट सेल्स, जहाँ पे म्यूकस जो है सिक्रीट करता है। म्यूकस बेसिकली क्या है? एक लुब्रिकेंट पार्ट है, जब सांस लेने में ईजिली जो है वहाँ पे पैसेज वगैरह में हेल्प करता है। अगर आप सांस ले रहे हो तो ईजिली सांस ले पाओगे, ठीक है। तो एक तरीके से वहाँ चिपचिपा टाइप का या लुब्रिकेंट एरिया करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग म्यूकस।
और यहाँ पे प्रेजेंट होता है मास्ट सेल। इस लेमिना वाले पोर्शन में जो है प्रेजेंट होता है मास्ट सेल, जहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स। तो ये स्मूथ मसल्स क्या है कि अभी यहाँ पे नॉर्मल है और सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली चल रही हैं, ठीक है। अस्थमेटिक कंडीशन में क्या होगा, यही स्मूथ मसल्स जो है हाइपरट्रॉपिक जो है बन जाएगा। कैसे? जब म्यूकस का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर किसी और कंडीशन पे जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो फॉर एग्जांपल कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन या एलर्जिक कंडीशन है, तो उस वजह से जो है यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे गॉबलेट और मास्ट सेल वगैरह प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे होता है बीच में जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होगी, थिक हो जाएगी, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, थिक होने के बाद से मोटा हो जाएगा। और यहाँ होता है लैमिना प्रोपिया। तो लैमिना प्रोपिया जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल, जो कि हिस्टामिन रिलीज कराने का काम करते हैं। तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होगा और कुछ और भी जो है रिलीज होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जो स्मूथ मसल्स है ये जो है थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा और कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगी, वहाँ की जो पाइप है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा और अस्थमा जो है कॉज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अस्थमा प्रॉपर जो है कॉज होता है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में जो है दिक्कत होगी। विजिंग, जो कि घरघराहट का आवाज़ आता है। चेस्ट में टाइटनेस हो जाएगा, या फिर ड्राई इरिटेशन कफ होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद से आता है टाइप ऑफ अस्थमा। तो टाइप ऑफ अस्थमा, दो टाइप्स के अस्थमा प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एटॉपिक, दूसरा होता है नॉन एटॉपिक। एटॉपिक को हम एलर्जिक भी बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक भी बोलते हैं, और नॉन एटॉपिक को नॉन एलर्जिक या फिर इंट्रेंसिक भी बोलते हैं। तो जो एटॉपिक और एटॉपिक अस्थमा होता है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन मेडिएटर बाय सिस्टमिक आईजीई प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है आईजीई प्रोडक्शन होता है। एक्सट्रेंसिक मीन्स होता है जो बाहर से आने वाली चीज़ें, जैसे कि डस्ट, पॉलन ग्रेन या फिर कोई और पार्टिकल, जिसकी वजह से जो है अस्थमा जो है कॉज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक, यानी कि बाहर वाली। बेसिकली जो अस्थमा है वो इसी वजह से कॉज होता है। नॉन एटॉपिक और इंट्रेंसिक वाले पार्ट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन मेडिएटर बाय अ लोकल आईजीई प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है लोकल एरिया पे उसका प्रोडक्शन होगा, और ये किस वजह से होता है, कोल्ड की वजह से। जैसे किसी को कोल्ड हो गया हो, या स्ट्रेस्ड हुआ हो, या फिर एंग्री है वो इंसान, ठीक है, या फिर जेनेटिकली भी जो है ये कॉज होता है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन एटॉपिक अस्थमा। तो ये दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लामेशन मेडिएटर क्या होता है? इन्फ्लामेशन मेडिएटर वो होता है जो कि इन्फ्लामेशन को मेडिएट कराए या जनरेट कराता है, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोटीएज एंजाइम, टीएनएफ अल्फा, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं इन्फ्लामेशन मेडिएटर का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कॉज कराने में हेल्प करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन मेडिएटर। तो आईजीई जो एंटीबॉडी है वो प्रोडक्शन होगा इसमें, और एटॉपिक में जो है आईजीई का जो लोकल एरिया पे प्रोडक्शन होगा। अब समझते हैं कि क्या अस्थमा का क्या कॉज है, उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, किस वजह से अस्थमा कॉज होता है। बेसिकली एयर बर्न एलर्जेंस, अगर कोई एलर्जेंस वगैरह है उसकी वजह से अस्थमा हो गया हो, या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो, यानी कि जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है जो आपका नोज से लेके फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस, लंग्स तक जो पाइप होती है, उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए या कोई डिजीज़ हो जाए, तो उस वजह से जो है अस्थमा कॉज हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग हो जाता है। या फिर फिजिकल एक्टिविटी, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो गया हो, या फिर कोल्ड एयर, ठंड जो लग जाती है उस कंडीशन पे जो है, ठंडी में जो कोल्ड होता है उस कंडीशन पे जो अस्थमा हो सकता है। एयर पॉल्यूटेंट एंड इरिटेशन, यानी कि जो है एयर पॉल्यूटेंट की वजह से या फिर किसी भी तरीके इरिटेशन, जैसे कि एयर में क्या होता है, डस्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उसके साथ साथ वो भी लंग्स के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन पे भी जो है अस्थमा कॉज हो सकता है। या फिर सर्टेन मेडिकेशन, यानी कि जो बहुत तरीके का सर्टेन मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी होता है। स्ट्रेस हो, या फिर एंग्री, कोई इंसान गुस्से में हो, स्मोकिंग कर रहा है, या फिर डस्ट पार्टिकल है, पॉलन है, तो इन सारे वजह से जो है अस्थमा जो है कॉज होता है। ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। या फिर साथ में जो है फूड एलर्जिक हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिकली होता है, किसी को पहले जनरेशन में हुआ है तो वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सारी रीज़न होती हैं अस्थमा कॉज होने का। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अस्थमा का जो प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है, उसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, कैसे वो जो है हमारे बॉडी में जो है अस्थमा कॉज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैनी मास्ट सेल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर लंग्स
विच कंटेन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, यानी कि हमारे जो लंग्स में जो है बहुत सारे मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या कंटेन करते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, यानी कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर कंटेन करते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कराने में हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस यानी कि कोई भी डस्ट, कोई भी एलर्जिक या फिर कोई भी पॉल्यूटेंट जो है बॉडी में एंटर करता है, तो उस कंडीशन में कैसे एंटर करेगा, नोज़ के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नोज़, तो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद से वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो इन्फ्लामेशन कॉज करता है कैसे, रिलीज ऑफ मेडिकेटर्स, ठीक है। कुछ मेडिकेटर्स होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, प्रोटीएज एंजाइम, TNF अल्फा, इन सब की हेल्प से जो है इन्फ्लामेशन कॉज होता है। साथ में इंट्राल्यूकाइन हो गया या फिर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है किसका बना है, सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज 2A2, यानी कि ये इसकी एंजाइम की हेल्प से जो है कन्वर्ट हो जाता है आर्किडोनिक एसिड में। आर्किडोनिक एसिड जो है एक्टिवेट करता है कॉक्स और लॉक्स को, तो जो है बनता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो ये 3 फैक्टर्स बनते हैं। देन ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन कॉज कराने का, ठीक है। इन्फ्लामेशन कॉज कहाँ पे कराते हैं, इन्फ्लामेशन जो है इस वाले पोर्शन में कॉज करता है, यानी कि ये जो पाइप है, ठीक है, ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो पाइप है, यहाँ पे जो है क्या होगा, ये देखिए नॉर्मल था, यहाँ पे फिर इसकी जो साइज है थोड़ा सा थिक हो जाता है। थिक होने के बाद से जो है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा ब्रोंकोस्पाज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अस्थमा जो है कॉज होता है। तो यहाँ पे जब स्वेलिंग हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन होने के बाद से यहाँ पे स्वेलिंग होगी, वहाँ की नैरो हो जाएगा, पैसेज जो है नैरो हो जाएगा, कफ हो जाएगा, विजिंग हो जाएगी, म्यूकस प्लगिंग हो जाएगा, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा। फिर उसके बाद से ब्रोंकियल टाइट एंड थिकनेड हो जाएगा, यानी कि ब्रोंकियल जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। साथ में पेन भी होगा, ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस हो जाएगा, पेन होगा। तो ये सारे जो है सिम्टम्स हो जाते हैं अस्थमा में। साथ में जो है रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रिवर्सिबल क्या है कि अगर यहाँ पे इसकी पाइप में जो है कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, तो ये वापस से जो है कभी कभी क्या होता है, वापस से जो है अपने पोजीशन पे आ जाता है, रिवर्सिबल जो है शो करता है। तो इसी को हम बोलते हैं अस्थमा। तो इस तरीके से जो है काम करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है बॉडी के अंदर। फॉरेजन मटेरियल सच एज एलर्जन, अगर कोई फॉरेजन मटेरियल है, कोई भी एलर्जन है, ठीक है, डस्ट, पॉलन जो भी है, तो जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जब बनाती है तो वो किसके फॉर्म में हो जाता है, एंटीजन के फॉर्म में। तो वो जो आपका एलर्जन है वो एंटीजन जो है फॉर्म करेगा। तो ये एंटीजन जो है, जो बाहर से जो फॉरेजन की जो एंटीजन है, ये हमारे बॉडी में जब बॉडी के जो लंग्स में जो मास्ट सेल प्रेजेंट है वहाँ पे जाके जब अटैच होगी, तो अटैच होने के बाद से यहाँ पे आके बाइंड करेगी, तो क्या फॉर्म करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ठीक है। तो जब फॉरेजन पार्टिकल्स यानी कि इसका जो एंटीजन है और बॉडी का जो एंटीबॉडी है, उससे जाके दोनों जो है मास्ट सेल पे जब बाइंड करेंगे तो क्या बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा। देन उसके बाद से एंड द इम्यून सिस्टम सेल सच एज लिम्फोसाइट, इजनोफिल एक्सेट्रा, यानी कि कुछ अदर इम्यून सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट, इजनोफिल, ठीक है। फिर उसके बाद से इस मास्ट सेल में जो है ग्रेन्यूल्स जो भरे होते हैं उसका क्या होगा, डीग्रेनुलेशन होता है। तो डीग्रेनुलेशन में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स जो है बाहर की तरफ आ जाएंगे, बाहर जैसे आएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन, TNF अल्फा और प्रोटीएज एंजाइम जो कि किसका काम करा रहे थे, एज अ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, यानी कि इन्फ्लामेशन जो है मेडिएटर का काम कर रहे थे। देन क्या होगा, फाइट विद दिस फॉरेजन मटेरियल। तो अब वो जो है, जो बाहर से जो फॉरेजन पार्टिकल्स आए थे, अब हमारी बॉडी जो है उससे फाइट करती है। फाइट करने के बाद से वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा, वहाँ की कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, कॉज कराएंगी यहाँ पे इन्फ्लामेशन। तो उसकी पाइप में जो है फिर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं अस्थमा। तो एक तरीके से ये मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा कि ये मैकेनिज्म जो है काम तो अच्छा कर रही थी, लेकिन वहाँ पे कॉज क्या हो गया, अस्थमा, ठीक है। तो एक तरीके से जो बाहर के जो फॉरेजन पार्टिकल्स आए थे, तो हमारी बॉडी जो है उससे क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी, फाइट करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो उस कंडीशन पे जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो गया, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया, ठीक है, वहाँ की पाइप जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो उस कंडीशन पे जो है अस्थमा कॉज हो गई। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा पैथोफिजियोलॉजी होता है अस्थमा का। I hope you will understand the main mechanism of asthma. If you like my video, please like, subscribe and comment. Thank you.